डियर स्टूडेंट्स, आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हुए पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है कोशिका स्ट्रक्चर्स, जिसमें मैंने कोशिका के अंगों के बारे में बताया था, आज हम उसी के नेक्स्ट टॉपिक जो है कोशिका अंग यानी कि जो हमारे सेल्स के पार्ट्स हैं, सेल में कौन कौन से हमारे अदर ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो अगर हम कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करें तो हमें बाहर से अगर हम देखें सिर्फ, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बता सकते हैं, बेलन के आकार का, थोड़ा लंबा जो है छड़नुमा टाइप होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैट्रिक्स यानी द्रव्य भरा होता है, और ये जो होता है दो लेयर में यानी बाहर से एक झिल्ली के द्वारा ढका होता है। जैसे हम मान लीजिए एक आलू को हम देखते हैं, तो आलू क्या होता है, उसके ऊपर एक छिलका होता है मोटा सा, उसको आप छीलते हो फिर इस्तेमाल करते हो, ठीक। उसी तरह से इसमें भी होता है। तो इसके अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है और चारों तरफ से एक दीवार होती है यानी एक झिल्ली होती है जो दो लेयर की बनी होती है। एक यानी जो बाहर की तरफ होता है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमने आपको दिखाया है कि ये कुछ इस तरह से, इसको हल्का सा आधा काटा गया है और आधा जो है वैसे पड़ा हुआ है। तो बाहर साइड वाली जो लेयर होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य आवरण कहते हैं। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन आंतरिक भित्ति या आंतरिक झिल्ली कहते हैं। उसके बाद इसमें जो है एक प्लेट नुमा तस्तरी नुमा जो है स्ट्रक्चर जो है अरेंज रहता है, या उंगली नुमा स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं, जो कि काफी, ये जो आंतरिक भित्ति होती है, आंतरिक मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन, ये थोड़ी सी जाके आगे इस तरह से वल्लित हो जाती है यानी धागे की तरह हो जाती है, और जो आउटर वाली होती है वो ऐसे सीधा रहती है, ठीक। तो इनर वाली जो होती है इस तरह से घूमती चली जाती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है, यानी अंगुली की तरह स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और इनके बीच में यानी एक वन क्रिस्टी हो गया, दूसरा ये, इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का 3D डायग्राम देखते हैं तो इस तरह का हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसका टीएस सेक्शन देखते हैं, टीएस का मतलब होता है जैसे ये कोई थिंग्स है उसको हम ऐसे डायरेक्ट बीच से काट देते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर करते हैं तो हमारा टीएस होता है, ठीक। तो जब हम टीएस काट के यानी कि इसको जब हम काटेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो वो काटने के बाद जब हम इसको देखते हैं तो टीएस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस तरह से हमें दिखाई देता है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेलन के आकार का लग रहा है आपको, ठीक है, और ये दो झिल्ली के द्वारा ढका होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसमें बीच में जो कुछ दाने की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और जो हमारी आंतरिक भित्ति होती है वो देखिए यहाँ पे काफी वलित होके एक अंगुली की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दे रहा है, ठीक है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक। उसके बाद जो है इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें जो है डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए भी पाया जाता है, और राइबोसोम्स यानी इसमें जो है खुद का राइबोसोम्स भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरह, मगर देखने में ऐसे दिखता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहते हैं, क्योंकि जो है ये अपने संरचना के आधार पे यानी इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके द्वारा ये एनर्जी का निर्माण करता है। एनर्जी यानी एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। एटीपी जो कि हमारे बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें ऊर्जा के रूप में काम करता है, इसलिए इसको जो है पावर हाउस कहते हैं या विद्युत घर भी कहते हैं। तो एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया के ही द्वारा बनाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो है इसकी खोज यानी सबसे पहले जो देखा था उनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। उसके बाद जो है अल्टमान नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको देखा, उसका नाम जो है इसका नाम जो है ब्रायोफास्ट, अल्टमान ने इसको जो है बायोप्लास्ट के नाम से बताया कि जो ये है इसको बायोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक थे, सी बेंडा नाम था जिनका, उन्होंने जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और
माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि हम बताए हैं इसमें कि एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए जो है इसको पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक, और स्ट्रक्चर में आप देखिए रहे हैं कि दो मेम्ब्रेन बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसमें अणु की तरह कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसमें एक अपना खुद का द्रव्य होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स होता है। ठीक है, बस इतना ही है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी आपको सिर्फ ये आपके एक नंबर में आते हैं एग्जाम में कि कोशिका का घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा कोशिका का अंग है जिसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, तो वो आपका एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है आपका प्लास्टिड जिसमें खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो आपका है, दूसरा जो सेल ऑर्गन है उसका नाम है आपका राइबोसोम्स हो गया था आपका। नेक्स्ट आपका जो है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो ऑर्गन है लाइसोसोम। देखिए आप लोगों ने सेल में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा और गाल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गाल्गी उपकरण के बारे में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया भी हम लोगों ने देख लिया। अब आपका आता है लाइसोसोम, यानी जो अगला आपका ऑर्गन है कोशिका का, लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है। इसका वैसे खास कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता, लेकिन ये जो है ये भी एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है और इसमें खुद के अपने पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो किसी भी अपशिष्ट पदार्थ या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या जो बाहर से कोशिका के अंदर आते हैं जो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई अदर सब्सटेंस जो कोशिका को हानि पहुंचाता है तो उससे बचने के लिए अपनी खुद की कोशिकाओं को भी ये डाइजेस्ट कर जाता है, पाचन कर लेता है। इसीलिए इसको जो है आत्मघाती झिल्ली भी कहते हैं या इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसमें कुछ जो एंजाइम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। जो ये एंजाइम बनते हैं वो किसी भी पदार्थ को बहुत आसानी से पचाने का काम करते हैं। ठीक है, बस लाइसोसोम में इतना ही है। नेक्स्ट आपका जो है प्लास्टिड। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड सेल जो होता है ये सेल ऑर्गन्स का पार्ट होता है और ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। एनिमल सेल्स में जो है ये एब्सेंट होता है। जो प्लास्टिड होता है ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। प्लास्टिड जो है 2 टाइप्स का। फर्स्ट जो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड जो होता है वो आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा पार्ट होता है सेल अंग का, इसमें जो है किसी भी प्लांट सेल्स के जो रंग होते हैं, यानी जो भी हम फल की बात करें अगर फ्रूट्स में उनके कलर्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो इसी वजह से जिसको हम रंग युक्त होता है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट का एक पार्ट होता है जिसमें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी क्रोमोप्लास्ट के उस पार्ट्स में जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है हम उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट या इसको हम हरित लवक कहते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड में हमारे 2 कैटेगरी डिवाइड किया है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये वर्णिलवक या जिसमें रंग बनते हैं उसको कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में भी एक सेल्स का मतलब ये भी पिगमेंट्स के बेस पे कई कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं और जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधों के जो पत्तियों का रंग होता है ग्रीन कलर का होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के ही बेस पे जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण की
क्रिया को करते हैं और इस क्रिया में जो है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में जो है वो भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। उसके बाद हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये जैसा मैंने बताया ये रंगहीन होता है और इसमें जो है प्राथमिक रूप से अंगक होते हैं। ये जो है आपका प्लास्टिक का जो है प्राथमिक या प्राइमरी पार्ट्स होता है ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट में जो है स्टार्च, फैट, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ जो है संचित होते हैं। यानी इसमें जो है जो हमारे फैट होते हैं और ऑयल होते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो इसको स्टोर करने का काम करता है। यानी ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन, फैट, ऑयल्स को जो है स्टोर करने का काम करता है। बाकी ये जो क्रोमोप्लास्ट का क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, ये था आपका प्लास्टिड। और लाइसोसोम मैंने बता दिया, ये आपका जो है आत्मघातक झिल्ली होता है, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे सेल्स को लॉस करते हैं, यानी हानि पहुंचाते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका वैक्यूल्स या रसधानी। ठीक है, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स की बात करें हम, या इसको हम बोलते हैं रसधानी। इनका दोनों सेम वही नाम है, या हम इसको लवक बोलते हैं। प्लास्टिक जो होता है ये लवक होता है। अब देखते हैं वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स क्या होता है, ये अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल में एक जो है बड़ा सा स्ट्रक्चर इस टाइप का पाया जाता है, खाली सा प्लेस। तो ये जब प्लांट सेल में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं। यानी प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़ी साइज में होते हैं, बट एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं इनकी साइज जो है छोटी होती है। ये कोशिका को जो है आकार और दृढ़ता यानी उसके आकार को बनाए रखने में तथा उसकी शेप को जो है फिक्स करने में ये हेल्प करते हैं। इसमें ज्यादातर जो है 50 से 90% जो होता है इसमें वाटर भरा होता है। और ये कोशिका आयतन का लगभग 50 से 90% तक भाग जो है फूड वैक्यूल्स या रसधानी ही कवर किए रहता है। और कुछ एनिमल्स में अगर हम देखें, कुछ जो हमारे प्रोटोजोन्स एनिमल है, सिंगल सेल वाली जो कोशिका होती है उनमें जो है इसी रसधानी की वजह से डाइजेशन का भी काम होता है। जैसे अगर हम प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ संघ में अगर हम एक एनिमल है हमारा अमीबा, जिसका कोई आकार जो है शेप फिक्स नहीं रहता, ठीक है, तो उसमें ऐसी कुछ वैक्यूल्स यानी ये रसधानियाँ होती हैं। और जैसे ही कोई पार्टिकल यानी कोई भी सब्सटेंस इसके पास में आता है तो ये इसके द्वारा जो है धीरे धीरे इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। और ये पूरी कोशिका में जो है यानी इस पूरे पार्ट्स में जो है लेके घूमता रहता है और इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको धीरे धीरे छोटे पार्ट्सों में तोड़ देता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से रसधानियाँ भी जो है हमारे कोशिका में मुख्य रूप से हेल्प करती हैं। आपके क्लास क्योंकि 9th क्लास का है तो इस क्लास के बेस पे हम देखें तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। और इसके बाद आप अगर जब क्लास 11th में जाएंगे तो आपको जो है सब जितने भी पार्ट्स हैं इन सब के बारे में और भी डिटेल्स से मिलता है सब पढ़ने के लिए। ठीक है, फिलहाल आपकी क्लास में जो है सिलेबस में इतना ही से दिया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें सेल डिवीजन। अभी तक हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेल स्ट्रक्चर के बाद सेल ऑर्गन्स कौन कौन से पार्ट्स थे उसके बारे में पढ़ा। अब उसके बाद इसी चैप्टर में एक टॉपिक है आपका सेल डिवीजन, या इसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसी भी कोशिका में जो है वृद्धि के लिए होता है, यानी ग्रोथ जब करना होता है तो कोशिकाएं जो है डिवाइड होती रहती हैं, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे जो है बनती चली जाती हैं और नए ऑर्गन्स का भी निर्माण करते हैं। इसमें जो है जो हमारी पुरानी वाली कोशिका होती है उसको हम मातृ कोशिका कहते हैं, और जो उससे दूसरी वाली कोशिका बनती है उनको हम संतत कोशिका या संतान कोशिका कहते हैं। तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला सूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन। अब सूत्री विभाजन में देखिए क्या होता है। जो सूत्री विभाजन होता है उसमें एक कोशिका होती है और ये जो है डिवाइड होती है 2 कोशिकाओं में, तो ये दोनों कोशिकाएं एकदम सेम होती हैं, जैसे उनकी मातृ कोशिकाएं जैसी होती हैं सेम उसकी जो है मातृ कोशिकाएं
ठीक है। उसी तरह से जो संतत कोशिकाएं भी होती हैं वो भी सेम होती हैं, ठीक। संतत कोशिकाएं, संतत कोशिकाएं सेम होती हैं, ये उनके गुणसूत्र होते हैं, यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो समान होती है, ठीक है। जैसे अगर इसमें हम 48 लेते हैं तो इसमें भी 48 होगा, इसमें भी 48 होगा, ठीक। क्योंकि मनुष्य में जो होते हैं, अगर हम इंसान की बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो टोटल 48 होती है, ठीक। तो इस तरह से अगर मात्र कोशिकाएं की बात करें तो उनकी जो संतत कोशिकाएं बनती है उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या जो होगी वो समान होगा। दूसरा जो आता है आपका समसूत्री, क्योंकि समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है ये 2 बार होता है, ठीक है। पहली बार जो है नॉर्मल होगा, तो इस वाले में जो है 1 से, यानी मात्र कोशिकाएं 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है पहले सेम रहेगा, जैसे मात्र कोशिकाएं हैं, मात्र कोशिकाओं के बाद संतत कोशिकाओं की भी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान होती है। उसके बाद जो संतत कोशिकाएं होती है वो दोबारा जो है विभाजित हो जाती है, यानी दोबारा उनमें जो है डिवीजन होता है, और उस तरह से वो फिर से जो नई कोशिकाएं बनाती हैं उनमें, तो नई कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो मात्र कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या से आधी होती है, ठीक। इस तरह हम कह सकते हैं सूत्री विभाजन में एक कोशिका से, यानी यहाँ एक कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका विभाजन होकर पौधों में या जंतुओं में जो होता है वो किसी भी अंगों की वृद्धि करने में सहायक होता है। साथ ही साथ अगर हम अदर एनिमल्स में बात करें तो कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं जब बनती, यानी कि जो संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी जो उनके बच्चे जो होते हैं उनमें भी सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, और उसी के द्वारा जो उनके माता पिता के लक्षण जो है गुणसूत्रों के द्वारा ट्रांसफर होकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह से आपकी 9th क्लास का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर था वो कंप्लीट होता है, जिसमें आपका क्या नाम था इसका, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी आपके वीडियो में दिया गया है इसको आप एक बार प्रॉपर देखिए, इससे रिलेटेड जो भी होगा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हम आएगा कुछ समय बाद, अभी जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपकी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम करा देंगे, डायरेक्ट आपको ओरल दे दिया जाएगा, या फिर हम आपको जो है नोट्स को ही वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, आराम से लॉकडाउन का आनंद लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।